कल हमने बात की थी संसाधनों की। तो संसाधन की जो थी हमने उसकी प्रकृति जानी थी कि संसाधन की क्या है, संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं, पृथ्वी पर उसका एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें हमने कल बात की थी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे इसके विषय क्षेत्र की। जो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की हम बात कर रहे थे उसके अंदर संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की बात कर रहे थे हम लोग कल। तो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में हमने 4 भागों में से बांटा था। उसमें से हमने पहला भाग था इसका प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके अंदर हमने जो है 4 पॉइंट देखे थे, 4-5 पॉइंट देखे थे। पहला था जो प्राकृतिक जो संसाधन है यानी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी बात की थी हमने, जिसके अंदर जल था, मृदा थी, वनस्पति, जंतु जगत और खनिज, ये इनकी हमने बात की थी कि ये प्राकृतिक संसाधन हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम इनका जो है इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और इनका वितरण कहाँ है, कैसे है, इनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि मानव संसाधन, संसाधन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि मानव संसाधन जो है केंद्रीय भाग है। पृथ्वी पर किसी भी संसाधन का उपयोग करने के लिए या कोई भी वस्तु है उसका केंद्रीय बिंदु जो होता है वो मानव है। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि साहब मानव जो है केंद्रीय भाग है। मानव किसका केंद्रीय भाग है? कोई भी पृथ्वी के ऊपर एलिमेंट है, कोई संसाधन है, कोई तत्व है, उनका इस्तेमाल करने के लिए या उनका उपयोग करने के लिए जो उन संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए हम जो केंद्रीय बिंदु किसको मानते हैं? मानव को, क्योंकि मानव ही उन संसाधनों का उपयोग करता है, मानव ही उनमें वृद्धि करता है, मानव ही उनके उपयोग के लायक बनाता है। ये सारी चीजें हमने मानव संसाधन में बात की थी। इसके बाद हम तीसरा बिंदु था इसका संसाधन वाला विषय थे, उसकी बात कर रहे थे संसाधन उपयोग, कि ये जो संसाधन है हमारे पास में, जो प्राकृतिक संसाधन है, एक मानवीय संसाधन है, इन संसाधनों का उपयोग प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन है उनका उपयोग मानव कैसे करता है। जैसे जल की बात करते हैं, हम कल इसकी बात कर रहे थे। तो जल हमें पृथ्वी पर प्रकृति से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और उसका हमने उपयोग कहाँ कहाँ किया है। जैसे हम इसका उपयोग फसलों की सिंचाई करने में करते हैं, इसको पीने में उपयोग किया जाता है। जल के और भी बहुत से उपयोग है, इससे विद्युत यानी कि बिजली बनाई जाती है, और भी बहुत सारे इसके जल के, जैसे हम बांध वगैरह बनाते हैं, उससे बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्मित होती है ताकि हम उस जल का बहुत से कामों में उपयोग कर सके। जैसे उद्योग धंधों में पानी की आवश्यकता होती है तो वो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जल के बहुत सारे उपयोग है, तो वो संसाधन का उपयोग कैसे होता है उसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो जल के ये सारे उपयोग थे। उसके बाद हम बात करते हैं भूमि। भूमि जो है, हम पृथ्वी की जो ऊपरी भू प्रॉपर्टी है उसके अंदर मृदा और एक होती है मिट्टी, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो हम मिट्टी की बात करते हैं वो जो भू प्रॉपर्टी है उसकी ऊपरी परत को हम मिट्टी कहते हैं, जबकि अगर हम बात करें मृदा की तो मृदा परतों के रूप में होती है। मिट्टी की जो परतें होती है अलग अलग, उन परतों को मिलाकर एक मृदा का निर्माण होता है, जबकि भू प्रॉपर्टी की जो ऊपर वाली जो भाग है उसे हम मिट्टी कहते हैं। तो भूमि के उपयोग सब, कहीं पे बंजर है, कहीं पे उपजाऊ है, इसका जगह जगह पर अलग अलग उपयोग है। जहां पर बंजर भूमि है वहां पर खनन कार्य किया जाता है या किसी और कार्य में, जैसे वहां पर विनिर्माण उद्योग लगाए जाते हैं, इस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है। जबकि उपजाऊ भूमि में हम क्या करते हैं? कृषि कार्य किया जाता है। उपजाऊ भूमि में कृषि कार्य किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद हम जो संसाधन उपयोग में तीसरा पॉइंट आता है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब है कि हमें सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है आज आधुनिक समय में हम उसे स्टोर करते हैं, उसको विद्युत के रूप में उपयोग में लेते हैं। पृथ्वी पर एकमात्र जो है ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी तत्व है, एलिमेंट है, वो सब के सब क्या करते हैं कि सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी से उनका पोषण होता है और पृथ्वी से वो जो है भोजन की प्राप्ति करते हैं। उस भोजन की प्राप्ति और सौर ऊर्जा से उनका पोषण होता है। तो सूर्य ऊर्जा को हम स्टोर करते हैं, उसको विद्युत के रूप में काम लेते हैं, उसको अन्य जो है उसमें काम में लेता है। तो इस प्रकार से उसको काम में लिया जाता है। ये उसका उस संसाधन का उपयोग है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने भूमि की बात करी थी, तो भूमि में हम मिट्टी की और जो है उसकी मृदा की दोनों की बात की थी। लेकिन अब संसाधन उपयोग में हम मृदा की बात करते हैं कि भूमि के अंदर तो हम जैसे बंजर भूमि हुई या फिर उपजाऊ भूमि हुई तो वो इसके उपयोग हो गए। लेकिन मृदा की बात करें तो मृदा के अंदर जो है लेयर संस्तर होते हैं कि कहाँ पर उसमें उपजाऊपन है, कहाँ नहीं है, उसकी अलग अलग गुणधर्म विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर वनस्पति डेवलप होती है या फिर कहते हैं हम जो क्रॉप्स जो है फसलें पैदा करते हैं वो मृदा के ऊपर निर्भर करती है, उसके खनिज लवणों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि संसाधनों के उपयोग में जीवीय संसाधन आते हैं। जीवीय संसाधन में हम शामिल करते हैं वनस्पति और जंतु जगत को। वनस्पति जो हम हमारे आसपास पेड़ पौधे जो भी है सब देखते हैं वो क्या है, वनस्पति है। जंतु जगत में हम बात करते हैं, जो जूलॉजी की बात करते हैं, कहने मतलब कि जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर है वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो उनका क्या उपयोग है हमारे इस धरातल पर, उस उपयोग को हम किस रूप में देखते हैं। जैसे जीवीय संसाधन वनस्पति का जो वनस्पति संसाधन के रूप में, और उस संसाधन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में उपयोग के साथ साथ वो उपयोग हमें आगे आत्मनिर्भर कैसे बना सकता है या फिर कैसे हम उसका उपयोग भविष्य के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार जंतु जगत में कुछ जीव जंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि हम पशुपालन की क्रियाविधि करते हैं तो वो एक संसाधन है, लेकिन हमारे लिए कैसे उपयोगी है कि हमें उनसे दूध मिलता है साहब, उनसे हम और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त करते, खाद के रूप में गोबर प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें हमें उनसे मिलती है। कुछ जंगली जीव जंतु है जो बहुत सारे दूसरे जानवरों को खाकर यहाँ पृथ्वी पर संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। कोई भी क्रियाविधि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत होती है कि जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। वनस्पति और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे हम बात करते हैं कि वनस्पति को सबसे पहला जो है उत्पादक कहा जाता है कि सर्वप्रथम उत्पादक क्या है, वनस्पति। क्योंकि वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगती है पृथ्वी से, वो पोषण प्राप्त करती है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और वनस्पति डेवलप होती है, विकसित होती है। उस वनस्पति को खाकर जीव जंतु विकसित होते हैं, उन कुछ जीवों को दूसरे जीव खाकर वो विकसित होते हैं। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है पारिस्थितिक तंत्र में। तो संसाधन इस प्रकार से एक दूसरे के उपयोग में आते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। उसके हम बात करते हैं संसाधन उपयोग के अंतर्गत। तो संसाधन उपयोग में एक और है खनिज, कि साहब खनिज जो है हमें पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उनका उपयोग कैसे करते हैं, उन्हें भूगर्भ से निकालते कैसे हैं, उनको परिशोधित कैसे करते हैं। परिशोधित का मतलब होता है कि उनको अलग करना। खनिज ऐसा नहीं है कि एक अकेला तत्व एक अलग जगह मिलेगा, नहीं। खनिज सब आपस में मिले हुए रहते हैं, एक मिक्स रूप में मिलते हैं वो। तो उन्हें निकालने के पश्चात उन्हें परिशोधित करके अलग अलग करना पड़ता है। तो खनिज जो है हमें धरातल के अंदर से प्राप्त होते हैं, उन खनिजों को हम निकालते हैं, निकालने के बाद परिशोधित करने के बाद उनका उपयोग कहाँ कहाँ है, किस किस वे में उनका उपयोग करते हैं हम। जैसे कुछ खनिज है उनसे बर्तन बनाए जाते हैं, कुछ खनिज है जैसे लोहा है, लोहे से हमारे यंत्र बनते हैं, मशीनें बनती है। तो बहुत सारे हर एक खनिज का अलग अलग एक उपयोग है, जैसा उसका उपयोग है उस उपयोग के अनुसार उस संसाधन को काम में लिया जाता है। उसके बाद संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र में हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन की, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि हम संसाधन का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। मैनेजमेंट और प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से कि हम जो आज संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास फ्यूचर में भी हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो,
ताकि वो इसका उपयोग कर सके और आगे इसका लाभ उठा सके। तो ऐसा करने के लिए हमें उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो प्रबंधन के अंतर्गत आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब है किसी भी संसाधन का मूल्यांकन किया जाए कि साहब उसका क्या उपयोग है, कितनी मात्रा में वो हम उपयोग कर रहे हैं और आगे भविष्य में उसका क्या स्कोप है कि उसे संरक्षित किया जा सके। ये आता है मूल्यांकन के अंतर्गत उसका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संरक्षण की। संरक्षण का मतलब है कि जो संसाधन हम काम में ले रहे हैं उन संसाधनों को हमें फ्यूचर के हिसाब से संरक्षित करना है। अगर आज हम इन संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन कर लेते हैं तो फिर फ्यूचर के हिसाब से वो हमारे पास संरक्षित नहीं रह पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां या फिर हम ये कहें कि आने वाले समय में इन संसाधनों की कमी के कारण पृथ्वी पर की जो है संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें इन संसाधनों का जो उचित प्रबंधन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा और उनको उचित मात्रा में संरक्षित करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुकूल उपयोग। संसाधनों का, प्रत्येक संसाधन का एक उपयोग होता है कि साहब हम उसका उपयोग किस किस प्रकार से कर रहे हैं। हर एक जो तत्व है, एलिमेंट है, उसकी प्रकृति अलग होती है, उसका नेचर, उसकी जो गुणधर्म है वो अलग होते हैं। जैसे हम लोहा कहते हैं कि लोहे की प्रकृति अलग है, उसी प्रकार से हम किसी और धातु को लेते हैं जैसे मैग्नीज, उसकी प्रकृति अलग है। किसी और धातु को और लेते हैं तो उसकी प्रकृति अलग है। तो सभी अपनी प्रकृति के अनुसार उपयोग में ले जाते हैं। लोहे से हम जो है भारी जो मशीनरी है उनका निर्माण करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा यंत्र है जो ठोस कठोर हो उसका निर्माण करते हैं ताकि हमें उसका उपयोग करने में आसानी रहे। जब हम इसको और मजबूत या टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो लोह इस्पात के रूप में काम में लेते हैं ताकि हम जो हमारे आज के बर्तन बनते हैं स्टील के बर्तन, उनमें इसका इस्तेमाल करके उसे और कठोर बनाया जा सके और ये एक निश्चित मात्रा का टेम्परेचर सहन कर सके। ये कहलाता है इनका अनुकूल उपयोग। जैसे हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी के भी अलग अलग उपयोग हैं। कुछ जैसे लकड़ी हमारे कभी फर्नीचर के रूप में काम आती है, कभी हम जैसे मकानों में काम में लेते हैं इसको, या फिर कभी हम इसको कह सकते हैं किसी लकड़ी को हम जलाने के ईंधन के रूप में काम लेते हैं। तो इसके अलग अलग उपयोग है, इसलिए इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है कि कितना भाग किस कार्य के लिए उपयोग में लिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नियोजन रणनीति। नियोजन रणनीति का मतलब है कि प्लानिंग, कि किसी भी संसाधन को उपयोग में लेने के लिए उसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने का जो है कि प्लानिंग इस वजह से की जाती है कि कोई भी संसाधन है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर संसाधन खत्म हो जाएंगे तो आगे भविष्य के हिसाब से फिर हमें संकट हो सकता है, क्योंकि संसाधनों के बिना पृथ्वी पर आप कुछ भी जो कार्य प्रगति नहीं कर सकते हो। संसाधन आपको आगे बढ़ने के लिए, वर्तमान को जीने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए, इन सब चीजों के लिए जरूरी है। तो आपकी ये एक नियोजन रणनीति का भाग है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सब हमारे संसाधन भूगोल के जैसे विशेष क्षेत्र के अंतर्गत थे। अब विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो इनके उदाहरण है वो मैं बताता हूँ कि हमने जल संसाधन की बात की थी प्राकृतिक संसाधनों में, तो उसके अंतर्गत जल संसाधन में क्या क्या आता है। महासागर हमारे इसके अंतर्गत, नदियां, झीलें, तालाब, भूमिगत जल और हिम आवरण। महासागर आपको पता है कि 5 बड़े महासागर है हमारी पृथ्वी पर, वो इसके अंतर्गत आते हैं। नदियां हैं, हर एक देश में, हर एक जो छोटे प्रदेश में नदियां भी है, झीलें हैं, तालाब और भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब है कि जो भूमि के अंदर जो जल स्थित है उस जल की हम बात करते हैं, तो वो जल भी हमारे उपयोगी है। और इसके अलावा एक आता है हिम आवरण, जो काफी ऊंचाई पर जो प्रदेश है वहां पर बर्फ जम जाती है और वो हिम के रूप में जमी रहती है, तो वो भी एक क्या है, जल संसाधन है। अब बात यह आती है कि साहब इतना सारा पानी होने के ऊपर भी हम लगभग ये कहते हैं कि 71% पृथ्वी पर पानी है, लेकिन फिर भी उपयोग का संकट है। तो वो इसलिए क्योंकि 71% पानी होने के बावजूद भी केवल 2.97% जो जल ही है वो उपयोग के लायक है। बाकी पानी जो है वो है खारा है, जैसे समुद्रों का पानी खारा होता है। ठीक है, तो नदियां, झीलें, तालाब, भूमिगत जल और हिम आवरण, ये जो ऐसा पानी है यही हमारे पास क्या है, वो उपयोग के लायक है। बाकी 71% जो पानी है पूरी पृथ्वी पर वो क्या है, महासागरों के रूप में है, जो कि खारा है, तो वो उपयोग के लायक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं भूमि एवं मृदा संसाधन। जो भूमि एवं मृदा संसाधन की बात करते हैं तो भू परपटी का जो ऊपरी आवरण है
भूपर्पटी का मतलब है जो हमारी क्रस्ट है पृथ्वी की ऊपरी सीमा, उसके ऊपर का जो ऊपरी आवरण है वो है भूमि एवं मृदा संसाधन, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। उसके बाद अगला पॉइंट चलता है हमारा खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। अब इसके अंतर्गत हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया कि खनिज भी जैसे ऊर्जा संसाधन में, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा संसाधन में आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, ये भी पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन ये ऊर्जा देते हैं, इसलिए इनको ऊर्जा संसाधनों के रूप में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं धात्विक खनिज की, कि ऊर्जा संसाधन जो हमें ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा संसाधन है, लेकिन धात्विक खनिज जो धातु के बने होते हैं, जैसे हमने बात की लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये क्या है, ये धातुएं हैं। तो जो धातु के बने हैं जिनमें एक ही धातु है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा है तो लोहा पृथ्वी से जब प्राप्त किया जाता है आंतरिक भाग से, तो वो जैसे मैग्नीज के साथ, तांबा, जस्ता, इनके साथ मिक्स होता है, यानी कि मिला हुआ होता है। लेकिन जब इसको ऊपर लाकर परिशोधित किया जाता है तो एक अलग रूप में होता है लोहा, ठीक है। तो वो जब अलग रूप में कर लिया जाता है तो वो एक धातु के रूप में बन जाता है, जिसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अधात्विक खनिज, जिनमें धात्विक खनिजों को जो है इनमें कठोरता का गुण होता है। दोनों में अंतर समझिए कि धात्विक खनिज और अधात्विक जो होते हैं इनमें कठोरता का गुण का अंतर है, कि धात्विक खनिज कठोर होते हैं, अधात्विक खनिज कठोर नहीं होते हैं, लचीले होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अभ्रक की, जिप्सम की, गंधक की, पारे की, ये लचीले खनिज यानी कि अधात्विक खनिज, इनमें धातु का कोई भाग नहीं होता है। ये भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमें जो है एक मिक्स रूप में मिलते हैं, लेकिन उसको ऊपर निकालने के बाद में परिशोधित करके अलग किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जीवीय संसाधन की। जीवीय संसाधन की बात करते हैं तो उसमें साथ वनस्पति, जंतु संसाधन दोनों आते हैं। हमने बात की थी वनस्पति, वेजिटेशन, जो हमारी पृथ्वी में चारों तरफ पर्यावरण के रूप में फैली हुई है। फिर जंतुओं की बात करते हैं तो जीव जंतु जो है जितने भी पृथ्वी पर स्थित है वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य संसाधनों में हम बात करते हैं पवन और सौर ऊर्जा की। ये दो ऐसे सोर्सेज है जो वर्तमान समय में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। पवन जब किसी क्षेत्र में तेज गति से चलती है तो वहां पर पवन चक्कियां स्थापित की जाती है और पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा हर जगह मिलती है, मतलब सूर्य से हमें ऊर्जा हर जगह प्राप्त होती है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इस ऊर्जा का अधिक उपयोग है। उसका कारण यह है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य सीधा चमकता है, जिसकी वजह से उसकी किरणें सीधे पड़ने की वजह से हम सौर ऊर्जा का अत्यधिक निर्माण कर सकते हैं। जितने भी सौर ऊर्जा के प्लांट्स हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से उस सौर ऊर्जा को ऊर्जा में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध, कि मानव संसाधन का वातावरण से क्या संबंध है। कि मानव संसाधन और वातावरण, जो हम एनवायरनमेंट, पर्यावरण की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, यानी कि आपस में जुड़े हुए। तो जुड़े होने के कारण इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि साहब पृथ्वी पर जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है, ठीक है, उसका वितरण क्या है, ठीक है, उसका प्रतिरूप क्या है। प्रतिरूप का मतलब पैटर्न, कि मान लीजिए कहीं पर एक गुच्छे के रूप में फैली हुई है जनसंख्या, कहीं पर बिखरे रूप में फैली हुई है, या कहीं पर अलग अलग आकृतियों में फैली हुई है। तो इस प्रकार से हम मानव जो संसाधन की बात करते हैं कि मानव के जनसंख्या का जो वितरण है, घनत्व है, उसका प्रतिरूप है, वो किस रूप में फैला हुआ है, उन सब चीजों की बात करते हैं। और वो प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन है उनके साथ, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है उनके साथ जो है किस तरीके से वो उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध। उसके बाद हम बात करते हैं कि संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, कि संसाधन जो हम काम में लेते हैं उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। हम जो ऊपर जो विषय क्षेत्र बात कर रहे थे, ये उसी विषय क्षेत्र के अंतर्गत की सारी बातें हैं, कि इसके अंतर्गत हम जल, भूमि एवं मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, पवन एवं सौर ऊर्जा के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छी चीज है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, कि संसाधनों का मैनेजमेंट और नियोजन, वो भी हमने विषय क्षेत्र के अंतर्गत आया था। ये बिंदु भी हमारे, कि जिन संसाधनों को मानव प्रकृति से प्राप्त करता है उनका उपयोग वह कैसे करता है,
तथा भविष्य के लिए उसे कैसे संरक्षित करता है, ये सारा अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर बात करते हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम। ध्यान से समझिएगा कि वर्ड आता है उपागम, इसको इंग्लिश में आसानी समझ पाओगे अप्रोच, कि संसाधन भूगोल के अध्ययन का कि अप्रोचेस कहाँ कहाँ है। अप्रोचेस का मतलब है कि हम उसका जो अध्ययन है किस तरीके से करते हैं, वो तरीका, वो विधियां, उसको कहते हैं हम उपागम या अप्रोच। ठीक है, तो संसाधन भूगोल के अध्ययन की जो विधियां हैं वो निम्न है। कौन कौन सी है साहब? पहली इसके अंदर हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के अंतर्गत कि इसके अंदर जो उपागम है इसका वो है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब है सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी एक तो होता है कि हम स्टडी करेंगे साहब, कोई भी किताब का कोई पेज खोल लिया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, एक हम करते हैं कि साहब किताब का पहला पेज खोला, उसका फिर विवरण देखा कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते हमने आगे उसको कंप्लीट किया, तो वो कहलाता है क्रमबद्ध अध्ययन। अब इसमें क्या होता है कि क्रमबद्ध अध्ययन में हम टॉपिक्स का निर्धारण करते हैं कि कोई भी, मान लीजिए हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, उसमें टॉपिक का निर्धारण करते हैं कि हम बात करते हैं क्लाइमेट, जलवायु, तो पूरे विश्व के संदर्भ में उसका जलवायु का जो विवरण उसकी बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं मिट्टी, तो पूरे विश्व के संदर्भ में मृदा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है क्रमबद्ध अध्ययन कि टॉपिक वाइज हम पूरे विश्व की जो बात करते हैं या फिर हम जो भारत की बात करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे इसमें उदाहरण लेते हैं हम कि कृषि फसलों का अध्ययन, खनिज संसाधनों का अध्ययन, ये किसमें आता है? क्रमबद्ध अध्ययन में। कि कृषि फसलों का हम अध्ययन करते हैं, तो कृषि फसलें क्या है कि पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग कृषि फसलें होती है, क्रॉप्स होती है, तो उनका अध्ययन जो किया जाता है वो कहलाता है सिस्टमेटिक स्टडी। कि साहब अमेरिका में कौन सी फसलें होती है, चाइना में कौन सी होती है, भारत में कौन सी होती है, ब्राजील में कौन सी होती है, या अफ्रीकन देशों में कौन सी होती है, तो ये है क्रमबद्ध अध्ययन। खनिज संसाधनों का अध्ययन भी इसी प्रकार से किया जाता है कि कहीं पर खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पर खनिज संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, अब इसको हम प्रत्येक टॉपिक को विभाजित करके अध्ययन करते हैं। जैसे हमने क्लाइमेट का किया, क्रॉप्स का, कृषि का किया, खनिजों का किया, तो प्रत्येक टॉपिक को हम अलग करके इसका अध्ययन करते हैं पूरे विश्व के संदर्भ में। इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है प्रकरणबद्ध उपागम, जिसको बोलते हैं टॉपिकल अप्रोच। इसको क्या कहते हैं? टॉपिकल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये था हमारा क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा जो उपागम है, जो अप्रोच है, वो है प्रादेशिक अध्ययन, रीजनल स्टडी। क्रमबद्ध अध्ययन में हमने बात की पूरे विश्व के संदर्भ में। ठीक है, पूरे विश्व के संदर्भ में हमने बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल स्टडी। कोई भी एक रीजन ले लिया, जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं कि हमने भारत देश लिया और उस भारत देश का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। जैसे हम बात करते हैं क्लाइमेट की, वेजिटेशन की बात करते हैं हम, उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो क्षेत्र की बात करते हैं, उसके अंदर मिट्टी की बात करते हैं हम, खनिज संसाधनों की बात करते हैं, ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं, क्रॉप्स की, फसलों की बात करते हैं। तो ये भारत देश का प्रादेशिक अध्ययन यानी कि रीजनल स्टडी है। तो सिस्टमेटिक स्टडी और रीजनल स्टडी में डिफरेंस ये है कि सिस्टमेटिक जो स्टडी है हम पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखकर करते हैं, जबकि जो प्रादेशिक अध्ययन की हम बात करते हैं वो केवल एक पर्टिकुलर प्लेस, एक स्थान की बात करते हैं, एक रीजन, एक देश की बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस है। तो एक तो होता है क्रमबद्ध अध्ययन, दूसरा होता है प्रादेशिक अध्ययन। जैसे इसमें लिखा गया है, प्रादेशिक अध्ययन में किसी प्रदेश को एक इकाई मानकर उसके संसाधनों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जैसे भारत की जलवायु, भारत की खनिज संपदा आदि, जैसे हमने उदाहरण लिए थे। तो ये जो है प्रादेशिक अध्ययन। अब प्रादेशिक अध्ययन में इनको अध्ययन की जो है तरीके वो देखिए। पहले तो आता है आकृतिक प्रादेशिक अध्ययन यानी कि फॉर्मल रीजनल स्टडी, कि सर्वत्र समान लक्षण वाला प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहां पर समान लक्षण, जैसे प्रजाति एक जैसे मिलती होगी, मनुष्य की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, तो वो हम अगर ऐसा कोई प्रदेश होता है तो उसको बोलते हैं आकृतिक प्रादेशिक अध्ययन यानी कि फॉर्मल रीजनल स्टडी। उसका दूसरा आता है जातीय प्रादेशिक अध्ययन, एक समान भौतिक समरूपता रखने वाले प्रदेश, यानी कि भौतिक समरूपता का मतलब है कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वो एक समान समरूपता रखता है, या फिर हम बात करते हैं कि मैदानी क्षेत्र है तो वो एक समान समरूपता रखता है, वहां की कंडीशन सब जगह एक जैसी है। हम बात करते हैं पठारी क्षेत्र है तो वो एक जैसी समरूपता रखता है, तो वो कहलाता है एक समान भौतिक समरूपता रखने वाला प्रदेश। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना जाति से, जाति का मतलब यहाँ पर जाति धर्म नहीं है, जाति का मतलब यहाँ पर है कि एक समान भौतिक समरूपता रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
कार्यात्मक प्रादेशिक अध्ययन, जो एक समान संसाधन वाला प्रदेश है उसको हम बोलते हैं कार्यात्मक प्रादेशिक या फंक्शनल रीजनल स्टडी। यानी कि जैसे पशु चारण प्रदेश, कहीं भी पशुओं को ही चराया जाता है केवल, तो वो है आपके एक समान संसाधन वाला प्रदेश। कृषि प्रदेश है जहाँ पे एक समान कृषि होती है, वो है एक समान संसाधन वाला प्रदेश। तो ये कहलाता है कार्यात्मक प्रादेशिक अध्ययन। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन, स्पेसिफिक रीजनल स्टडी। ऐसा प्रदेश जिसके समस्त क्षेत्र में भौतिक तत्वों के साथ मानवीय क्रियाकलापों में समरूपता हो, कि भौतिक तत्व तो एक जैसे हैं लेकिन उसके साथ में मानव की क्रियाविधि एक जैसी हो। यानी कि जो मानव कार्य कर रहा है, जैसे कृषि कार्य कर रहा है, तो वहां पर खेतीहर मजदूर ही पाए जाएंगे, तो वो एक जैसी क्रियाविधि है, तो वो कहलाता है विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत आता है वो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संसाधन भूगोल का महत्व। संसाधन भूगोल का जो महत्व है, ये आपके इस जो फर्स्ट चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि संसाधन भूगोल जो है आर्थिक तंत्र का आधार है। अगर हमारा आर्थिक तंत्र इकोनॉमी चल रही है तो वो संसाधनों की वजह से चल रही है, क्योंकि संसाधन ही है जो हमें एक डेवलपमेंट की ओर लेके जाते हैं। तो संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक विकास का निर्धारण करती है कि आपके पास संसाधन अच्छी मात्रा में है तो आपके कंट्री का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो संसाधनों की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय होते हैं कि मान लीजिए किसी देश के पास संसाधन अधिक मात्रा में है तो वहां का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो अच्छा डेवलप होता है। फिर हम इसके बात करते हैं कि संसाधन भूगोल निम्न संसाधनों के समाधान के कारण भी महत्वपूर्ण है, कि ये समाधान करता है संसाधन भूगोल, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों की मांग व पूर्ति का निर्धारण करता है। किसी क्षेत्र में मांग कितनी है, उसके संसाधन की पूर्ति कितनी है, डिमांड और सप्लाई, तो वो चीज बताती है कि आपका देश समृद्ध है या नहीं है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें प्रबंधन जो है प्रबंधन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम आगे डेवलप कर सके अपने आप को। तो बेटा अब आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट है। इसका जो पीडीएफ है मैं आपके जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं या डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि आप अपनी अपनी जो अटेंडेंस है वो जरा मुझे बताएं कि मेरे पास अभी स्टूडेंट जो है। एक्सक्यूज मी सर। सर हमारे इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे क्या हमें? हाँ जी बेटा। सर इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे क्या सर?